हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ चैप्टर जो बेसिक है उनको हम जल्दी खत्म करेंगे और खत्म कर भी दिया है। और आज से हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे क्लास 12th का, जिसको हमने पहले ही सिलेबस के बारे में भी बताया था कि इसको हम दो यूनिट में दो पार्ट में पढ़ाएंगे। एक तो पार्ट 1 के रूप में और दूसरा पार्ट 2 के रूप में। पार्ट 1 में आपको बेसिक से 2 यूनिट ढंग से पढ़नी पड़ती है, एक तो इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक का टोटल इफेक्ट देखना है और मैग्नेटिक का टोटल इफेक्ट। हालांकि वो 5 यूनिट में डिवाइड है, वो अलग बात है। ठीक है, ठीक ऐसे ही सेकंड पेपर में भी मेन 2 ही यूनिट है, एक मॉडर्न फिजिक्स और दूसरा लाइट। ठीक है ना। तो आज का जो अपना टॉपिक है पहली यूनिट से है, और पहली यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्चुअल मतलब होता है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ, मीन्स इलेक्ट्रॉन रुका हुआ। और इलेक्ट्रॉन को ग्रीक लैंग्वेज में एक्चुअल में आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। अरे इलेक्ट्रो बोलते हैं उधर, तो इलेक्ट्रो से ही क्या बना दिया गया है? इलेक्ट्रॉन बना दिया गया है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ पढ़ेंगे हम लोग पहली यूनिट में, और पहली यूनिट में 4 चैप्टर हैं। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ का उसका बिहेवियर पढ़ा जाता है, तो आवेश के बारे में, आवेश के चारों ओर क्या क्या चल रहा है वो सब चीजें नोटिस की जाएंगी। उनमें से वैद्युत क्षेत्र नाम की चीज सुन रखी होगी आपने, सभी ने वैद्युत विभव जरूर सुना होगा। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। ठीक है ना। तो आज का जो अपना इस क्लास का टॉपिक है वो केवल ये है कि वैद्युत आवेश क्या है। ठीक, हालांकि ये चैप्टर का नाम लिखा है वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक केवल और केवल वैद्युत आवेश पर होगा। मीन्स हम ये सिर्फ इस वीडियो में ये जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके टाइप क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, और इसके जो बिहेवियर है वो सब क्या है। ठीक है ना। मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि वैद्युत आवेश क्या है ना। तो सिंपली समझते हैं कि जो जैसे कभी कभी आपने भी किया होगा कि कभी पेन को वगैरह को पेन रगड़ा होगा बालों से, और फिर छोटे छोटे कणों के पास ले गए होंगे और छोटे कण पेन की ओर खींच रहे होंगे, है ना। आपने मेरे ख्याल से ऐसा किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा खूब किया था जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे। हालांकि तब इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये एक्चुअल में है क्या, है ना। पर कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किया तो जरूर होगा आपने, है ना। तो क्या करना होता है, जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, वो कुछ चालक भी हो सकते हैं, चालक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जब किन्हीं भी पदार्थों को, समझ में आ गया ना, जब किन्हीं भी पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पदार्थ में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिस कारण वो अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगता है, या कह लें उनको दूर भगाने लगता है। तो पदार्थ के इस गुण का ही नाम रखा गया है आवेश। क्या रखा गया है? आवेश। और ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि वो पदार्थ आवेश को ग्रहण करने के पश्चात इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है, मीन्स वैद्युतमय हो जाता है। मीन्स वो विद्युत की जैसा ही आवेश के जैसा व्यवहार करने लगता है, और इस गुण को ही क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। समझ में आ गया ना। कहने का मतलब ये है, आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है जो उसमें घर्षण के पश्चात उत्पन्न होता है, यानी बिना घर्षण के वो उत्पन्न नहीं होगा, तो घर्षण के पश्चात उत्पन्न होता है और अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल डालता है। और ये बल 2 टाइप का होगा एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगा, तब हम बोलेंगे कि वो आकर्षण बल है, और जब दूर भगाएगा तब हम कहेंगे कि वो प्रतिकर्षण बल है। उम्मीद करते हैं यहां तक कि आप समझ आया होगा। आगे की एक लाइन और हम ये कह सकते हैं, कुछ बेसिक बातें एग्जाम्पल के लिए। कुछ वैज्ञानिक शुरुआत में जैसे थेल्स वगैरह थे, है ना, बहुत 2-2.5 पहले वर्ष में, यानी 2-2.5 वर्ष पहले ये सब एक्सपेरिमेंट तब के हैं, है ना। तो बाद में कुछ और जनरल नए नए प्रयोग किए गए। उन्होंने केवल हालांकि आबनूस के बारे में बताया था, केवल आबनूस के बारे में, कि आबनूस को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उस पर आवेश आ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ है, जैसे गंधक है, एबोनाइट है, कांच की छड़ है ना, ये सब भी पदार्थ में भी आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है ना। तो अब आवेश के बारे में एक अगर स्टैंडर्ड परिभाषा देनी तो फिर क्या कहेंगे? तो हम आराम से कह सकते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिस कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं, आवेश कहलाता है। ठीक है ना। आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। काय से लिखते हैं? क्यू से। और आवेश का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? Ne। यानी किसी भी चालक पर जो किसी भी अचालक पर जो आवेश का मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज कितना होगा? Ne होगा, है ना। अब N क्या है, E क्या है? तो आवेश को तुम Q से लिख रहे हैं, ये बात आप समझ गए। N क्या है? तो N एक्चुअल में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या है? ई एक्चुअल में अभी इसको हम आगे बताएंगे, आपने सुन भी रखा होगा, जानते भी होंगे, इसे मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। तो ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉन चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन का आवेश है, या ये कह ले इलेक्ट्रॉन का परिमाण है। और ये होता कितना है? तो आप सभी ने मेरे ख्याल से ये जरूर पढ़ रखा होगा, ये है ना। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो निगेटिव में होता है ना, अरे माइनस में, अरे वो नेचर है इसका। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, हालांकि अभी मात्रक पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? Q बराबर NE, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें बता देते हैं आपको। ये एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि? अदिश राशि है ना, अदिश राशि, इसलिए इसके कुछ फीचर भी होंगे। जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि जो भौतिक राशियां हैं वो दो टाइप की होती हैं, सदिश और अदिश। सदिशों को कैसे सॉल्व करते हैं, पिछले 5 वीडियो इसके बनाने पड़े हैं, है ना, इसलिए गलतियां मत करना आप। ठीक, तो अदिशों को कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत इजी है, नॉर्मल जो मैथ होती है उसी से हम किसको सॉल्व कर देते हैं? अदिश राशियों को। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें भी सुन लो, हालांकि इनका पेपर में कोई जरूरत नहीं है। आवेश का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है एक्चुअल में उसे विद्युतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युतिकी बोलते हैं। यानी आवेश के अध्ययन की शाखा का क्या नाम है? वैद्युतिकी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं आप। ठीक, तो वैद्युतिकी बोलते हैं। और ये एक्चुअल में दो टाइप से पढ़ना है, कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन को रुका हुआ पढ़ते हैं और कभी कभी गतिशील पढ़ना पड़ेगा। मींस एक चैप्टर, एक यूनिट ऐसी है जिसमें चार्ज को हम चलता हुआ पाएंगे, और फर्स्ट यूनिट में हम लोग चैप्टर को, इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे रुका हुआ, मींस इलेक्ट्रॉन स्थिर है, देन उस पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। तो एक आएगा स्थिर वैद्युतिकी, जो कि अपनी पहली यूनिट है जो इस समय शुरू हुई है, स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरा है गतिक वैद्युतिकी। ये दो यूनिट है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। है ना, इसका मतलब समझ लो। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक्स वर्ड का मतलब है रुका हुआ। ठीक, सेम यहां भी इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, पर डायनामिक्स का मतलब है गतिशील। बात क्लियर हो गई? यानी इसमें अपने को दो यूनिट पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स आवेश, मीन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम रुका हुआ पढ़ेंगे, और रुके हुए इलेक्ट्रॉन में क्या क्या बिहेवियर देखने को मिलता है वो पढ़ेंगे। तो रुके हुए इलेक्ट्रॉन में बस बेसिक से दो चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल। समझ में आ गया ना? ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। और गतिक वाले में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, अरे चुंबकत्व, क्योंकि गतिशील चार्ज अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करता है, बट वो वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। वो कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र, जो कि चुंबक के पास होता है। क्लियर हो गया? यानी गतिशील जो चार्ज होता है वो एक्चुअल में मैग्नेट की भांति व्यवहार करेगा। जब आएगा बहुत लंबे अरसे के बाद आएगा, जब आएगा तो अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक है, हालांकि अभी सिर्फ टॉपिक ये है कि चार्ज को हम जिस ब्रांच में फिजिक्स की पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैद्युतिकी। वैद्युतिकी दो टाइप, मतलब दो भागों में डिवाइड है, स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी अपना पहला यूनिट है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को रुका हुआ पढ़ेंगे, और ये 4 चैप्टर हैं। चैप्टरों के भी एक बार नाम सुन लिए जाए। पहला चैप्टर सामने लिखा है वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। सेकेंड है गॉस का नियम, तीसरा है वैद्युत विभव, और चौथा है संधारित्र और उसकी धारिता। क्लियर हो गया नहीं? ठीक, तो ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। गतिक वाला जब शुरू करेंगे तब बताएंगे, हालांकि ये प्रॉपर्टी किसकी थी? चार्ज की, है ना। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और बातें कर लेंगे, जैसे कि चार्ज के टाइप। चार्ज के टाइप, तो चार्ज तो हम समझ ही चुके हैं। अब बात करते हैं चार्ज के टाइप की। तो कुछ वैज्ञानिक हैं वो इनमें इन्वॉल्व हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक वैज्ञानिक है विलियम गिलबर्ट। कौन से वैज्ञानिक है? विलियम गिलबर्ट।
और विलियम गिलबर्ट साहब क्या कहते हैं कि हमने बहुत सारे पदार्थों को आपस में रगड़ रगड़ कर देख लिया है, रिजल्ट में बस कुछ ही चीजें आ रही, वो ये है कि एक तो कुछ ऐसे पदार्थ है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ रही है और कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। यानी इन दो कामों के अलावा कोई तीसरा काम देखने को नहीं मिल रहा है। इससे साफ पता चलता है कि आवेश के दो टाइप होते हैं। और एक वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके बाद एक वैज्ञानिक आता है, नाम है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आवेश कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। आवेश कितने टाइप का, दो टाइप का। और कौन कौन से दो टाइप हैं बस उन्हीं को लिखते हैं और चर्चा करते हैं, समाप्त करते हैं, है ना। तो एक तो उन्होंने कहा कि धनावेश होता है और दूसरा आवेश कौन, ऋणावेश। एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश, मीन्स पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि धनावेश किसी बॉडी पर कब आता है, ऋणावेश किसी बॉडी पर कब आता है ना। तो इस चीज को समझने के लिए सिंपली कहते हैं कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे पर गया है, तो जिससे निकलता है उस पर कैसा चार्ज, धनावेश, और जिस पर पहुंचता है उस पर ऋणावेश। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या किया, ये समझ लो रुमाल है ना, और दूसरा ये कांच की छड़ है। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ऋणावेश के लिए उन्होंने क्या बताया, बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़। ठीक, एबोनाइट की छड़। ये बिल्ली की खाल, से फर भी बोलते हैं, ठीक, बिल्ली की खाल, है ना। ऐसे समझो, जब ये सब अलग अलग रखे तो इन पे न्यूट्रल है, इस पे भी चार्ज न्यूट्रल है और इस पर भी चार्ज न्यूट्रल है। सेम कंडीशन यहां भी है, बिल्ली की खाल भी न्यूट्रल है और एबोनाइट की छड़ भी न्यूट्रल है, सब कुछ न्यूट्रल है, ठीक। लेकिन अगर हम कांच की छड़ को रुमाल से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को ऐसे रुमाल में, ऐसे मान लो कि ये हाथ मेरा कांच की छड़ है और ये हाथ मेरा रुमाल है, तो आप ऐसे से रगड़िए इसको, तो कांच की छड़ पर कोई चार्ज आएगा या तो जाएगा, कुछ तो देखने को मिलेगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नोटिस किया कि कांच की छड़ से कुछ पार्टिकल निकल करके किसमें चले जाते हैं, रुमाल में। किसमें चले जाते हैं, रुमाल में। तो अभी अभी हमने बताया था आपको, जिससे पार्टिकल निकल के जाएंगे, है ना, इन पार्टिकल का ही नाम इलेक्ट्रॉन है, इन पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, ये बात बता रखी है हमने आपको। तो जिससे जाएंगे उस पर हमेशा कैसा चार्ज, प्लस का चार्ज। कैसा चार्ज, प्लस का चार्ज। और जिस पर जाएंगे उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर एक नियम लगता है, आवेश संरक्षण का नियम, जो कि अभी आगे बताएंगे आपको। तो हालांकि अभी सिर्फ ये समझेंगे आप, जब हमने कांच की छड़ को रुमाल से रगड़ा तो कांच की छड़ में से कुछ पार्टिकल निकल करके रुमाल में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और ठीक इतना ही ऋणावेश रुमाल पर आ जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं। जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, ये काम कर कौन रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्योंकि हम आपको ऑब्जर्वेशन नोट करा रहे हैं, ठीक है। तो एबोनाइट की छड़ किससे रगड़ी जाती है, बिल्ली की खाल से। देन देखने को मिलता है कि बिल्ली की खाल से कुछ पार्टिकल निकल करके किसमें चले जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम सभी जानते हैं जिससे पार्टिकल निकलते हैं उस पर हमेशा आता है धनावेश। तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, धनावेश, जबकि इसकी बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया, ऋणावेश। यानी एबोनाइट की छड़ पर कैसा चार्ज आ गया, ऋणावेश। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर ऑलवेज धनावेश, और जिस पर पहुंचता है या जाता है या ट्रांसफर होता है उस पर ऑलवेज ऋणावेश।
तो आवेश के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, धनावेश और ऋणावेश। इस बात की पुष्टि किसने कर दी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, आगे चलते हैं। इस बात को हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। यानी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा हम आवेश को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो उसे समझते हैं, वो क्या है ना? तो इसे इरेज करते हैं। इसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है, या हम सभी जानते हैं, दुनिया का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो परमाणु से मिलकर ना बना हो। मीन जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट का नाम सेल होता है, ठीक उसी प्रकार हर पदार्थ के सबसे छोटे यूनिट का नाम होता है एटम। क्या नाम होता है? एटम। तो सबसे पहले एटम के बारे में जान लेते हैं, है ना? तो सपोज करते हैं ये एटम की संरचना है, जिसके मध्य एक सघन क्षेत्र होता है, घना एकदम, और जिसे हम नाभिक का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? नाभिक। और इस नाभिक में, या ये कहते हैं कि नाभिक धनावेशित होता है। तो इसमें एक पार्टिकल पाया जाता है प्रोटॉन, और दूसरा भी पाया जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है ना? प्रोटॉन पे हमने प्लस चार्ज रखा है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज इसलिए नहीं रखा क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है ना? तो प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित, और न्यूट्रॉन कैसा? अनावेशित। और ये कहाँ स्थित होते हैं? एक सघन क्षेत्र में, जिसको हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। और इस नाभिक का अपना, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई साइज भी होता होगा, तो इसका एक साइज भी है, उसे भी याद रखेंगे आप, या याद ही होगा मेरे ख्याल से आपको, 10⁻⁻15 मीटर, या ये कह लें आप कि 1 फर्मी के तुल्य होता है। नाभिक का जो साइज होता है वो 1 फर्मी के तुल्य होता है, और 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। क्लियर हो गया ना? तो जाहिर सी बात है कि इसके ये तो नाभिक का साइज हो गया, तो क्या एटम का भी तो कोई साइज होगा? तो एटम का साइज जाहिर सी बात है इससे बड़ा ही होगा, यानी ये वाला साइज। तो ये वाला साइज कितना होता है? आपको याद होगा, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। आप 1 एंगस्ट्रॉम ना कह करके आप ये कह सकते हैं 10⁻10 मीटर का। और ये सब पे हमने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ये रेंज वैल्यू है। रेंज वैल्यू का मतलब है इसी के आसपास का ये साइज होता है। ठीक है ना? यानी कभी 10⁻9 भी लिखा मिल सकता है, 10⁻11 भी लिखा मिल सकता है। इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं कि स्टार लगा देते हैं। स्टार का सिर्फ मतलब ये कि ये वैल्यू जो इसका साइज है वो इस रेंज में है, ना कि ये है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके नाभिक कैसा होता है? धनावेशित, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें चारों ओर इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन, है? मींस इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, इन कक्षाओं में कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर थर्ड पार्टिकल चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात याद रखनी है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहीं पर प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अलग अलग है। और एंड में हम ये कह सकते हैं कि परमाणु कुल मिलाकर उदासीन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो वही चीज तो अभी कह रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अगर हम नेचर को हटा दें तो इनके मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं। ठीक है ना? इसलिए जो परमाणु होता है वो कैसा है? उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम किसी प्रकार परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लें, परमाणु जैसे परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को अगर हम बाहर निकाल लें, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनों को हमने बाहर निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की जब कमी आएगी इस पर, तो इस पर कौन सा आवेश बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे प्लस वाला बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पहले ही बता रखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर सेम है, यानी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर है। अगर हम उसमें से निगेटिव चार्ज निकाल लेंगे तो फिर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? जाहिर सी बात है प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, ये बाहर निकालने का हमने ऐसे एरो लगा दिया, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन पे इस एटम पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ये बात समझ में आ रही है? यानी इस एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसका। अब सपोज करते हैं कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएं या हम किसी प्रकार इनमें इलेक्ट्रॉनों को डाल दें, है ना? तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों को इनमें डालते हैं देन बोलो इसमें कैसा चार्ज आएगा? तो पहले तो ये न्यूट्रल ही था ना, मींस प्लस और माइनस बराबर बराबर थे। अगर माइनस वालों को हम और डाल देंगे तो माइनस वाला चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर माइनस वाला चार्ज बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? तो आप कहेंगे निगेटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को अगर हम बाहर निकालेंगे तो परमाणु पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार डाल देते हैं तो उस एटम पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुल मिला के कहानी ये है कि इस सिद्धांत से ये प्रूफ होता है कि जो चार्ज आता है उसके लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। यानी किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो अगर तुमसे पूछे उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसके लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो परमाणु में नाभिक है ना, नाभिक में ही धनावेश है, और धनावेश को निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए हम बाहरी कक्षाओं से केवल इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों को डाल सकते हैं। क्लियर हो गया नहीं? तो जब निकालेंगे तब आएगा धनावेश, और जब डालेंगे तो आएगा ऋणावेश। इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। आपने सभी ने सभी मेरे ख्याल से NaCl और इसका केमिस्ट्री में वियोजन जरूर पढ़ा होगा। यानी जब इसको हम तोड़ते हैं, आयनन करते हैं, तो आपने सभी ने पढ़ा होगा ये बनता है Na+ और प्लस Cl-। इसका मतलब ये है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। क्लियर हो गया नहीं? ठीक। तो इसी सिद्धांत पे काम करता है कौन सा सिद्धांत? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत सिर्फ ये प्रूफ करता है कि किसी भी चालक पर जो चार्ज उत्पन्न हुआ है उसके लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जिम्मेदार नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के जो क्रिस्टल जालक होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, मीन बहुत तगड़ा बंधे रहते हैं, जिस कारण वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। इसलिए जो इस पर चार्ज आएगा वो चार्ज के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो वो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग एक स्टैंडर्ड हेडिंग के साथ, आवेशन की विधियां, यानी आवेशन के मेथड क्या क्या है ना? तो आवेशन के 3 मेथड है। कौन कौन से हैं? तो पहला मेथड है चालन मेथड, अरे चालन विधि। दूसरा मेथड प्रेरण। तीसरा मेथड घर्षण। याद हो कभी घर्षण मेथड पर ही तो हमने पहले बात किया था। जो हमने पहले मेथड बात किया था कि चार्ज रगड़ने पर उत्पन्न होता है, वही तो एक्चुअल में घर्षण है ना? तो आवेशन की 3 विधियां हैं, चालन मेथड, प्रेरण मेथड और घर्षण मेथड। चालन मेथड क्या होता है? ऐसे मान लो जैसे एक वस्तु चार्ज्ड है और दूसरी अनचार्ज्ड है, मींस एक आवेश युक्त है और दूसरी आवेशहीन है। अगर उन दोनों वस्तुओं को बहुत क्लोज रख दिया जाए तो हम पाएंगे कि जो अनावेशित वस्तु थी वो भी चार्ज्ड हो जाएगी। इसी विधि को हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। सिंपली समझे, देखो जितने भी नियम है वो सामाजिक भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक लड़का और एक लड़की साथ में खड़े हो तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा उसमें, है ना? मींस आपको उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट देखने को मिलेगा, उनमें कोई ना कोई हलचल देखने को मिलेगी। एक्चुअल में वो ही क्या है? आवेश है, वो एक चार्ज हो जाएगा, है ना? अब वो लड़का हो चाहे लड़की, वो हालांकि दोनों के लिए होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो इस मेथड को और समझने के लिए क्या करते हैं हम? क्या करते हैं, एक आवेशित चालक लेते हैं। कैसा चालक? आवेशित। सपोज करते हैं धनावेश है, ठीक, और इसके बहुत क्लोज एकदम सटा करके ये आपस में जुड़ा है, ऐसे अगर इसके पास रख देंगे तो ये वाला भी चालक चार्ज हो जाएगा, है ना? तो ये वाला चालक भी चार्ज हो जाएगा और इस पर भी सेम नेचर का आवेश आ जाएगा। ठीक है ना? यानी अगर हम किसी आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक रखते हैं जिस पर प्रारंभ में चार्ज 0 था, देन अगर हम इसको चिपका करके आपस में रख देते हैं तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक। अगला मेथड है प्रेरण। कौन सा मेथड है? प्रेरण। प्रेरण मेथड का ऐसे मतलब समझो जैसे, अरे मेरे ख्याल से सिंपली समझाते हैं, हालांकि ज्यादा दिल पर मत लेना।
जैसे मान लो तुम कभी किसी बहुत सुंदर कन्या को देखो तो तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स जनरेट होंगी, है ना। तो इसी को एक्चुअल में कहते हैं प्रेरण मेथड। अरे नहीं, आप दूर से ही देख करके मोटिवेट हो गए, मोटिवेट होने का मतलब भी समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? प्रेरण मेथड। कौन सा मेथड? प्रेरण मेथड। प्रेरण मेथड में एक्चुअल में होता क्या, वो चीज ध्यान से समझना है। सपोज करते हैं ये कोई चालक है और इसके पास एक चालक और है, ठीक। ये कोई दो चालक है, ऊपर लिख देते हैं, ये ए और ये बी, है ना, एक स्टैंड पे रखे हुए हैं। अब मान लेते हैं शुरुआत में पे कोई चार्ज नहीं, दोनों ही न्यूट्रल है, दोनों ही न्यूट्रल है। पर अब क्या करें, ये पहला फेज था जब ये दोनों न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों चालकों के पास एक छड़ को ले चलते हैं जो मान लो चार्ज है। कैसा है? चार्ज है, मींस चार्ज है वो। अब चार्ज सपोज कर लो धनावेश है। कैसा चार्ज है? धनावेश। यानी शुरुआत में जब ये छड़ नहीं थी, ये रॉड नहीं थी, तब ये दोनों ऐसे रखे थे, तब इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ गया ना? ठीक। अब क्या करते हैं, इसके पास या इस गोले के पास एक चार्ज छड़ लेकर के चलते हैं, तो रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा? देखो ये धनावेश है, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल कंडीशन का मतलब होता है इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब इक्वल होंगे, है ना। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी तरफ निकल आएंगे, मींस इस वाली सतह पर क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और दूसरी सतह पर कौन चला जाएगा? प्रोटॉन चला जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक उसी प्रकार इस पर जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मींस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसकी साइड पे कौन से चार्ज चले जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस मेथड को कहते हैं प्रेरण मेथड। कौन सा मेथड? प्रेरण मेथड। यानी किसी की प्रेरणा के द्वारा अगर चार्ज उत्पन्न होता है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? प्रेरण मेथड। प्रेरण मेथड में होता क्या है, तो इस बार सुन लो एक बार। कह रहा है किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर, अनावेशित ये वस्तु पहले थी, इसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत चार्ज उत्पन्न होने की क्रिया प्रेरण कहलाती है, मींस प्रेरण मेथड कहलाता है। क्लियर हो गया ना? यानी किसी आवेशित, ये आवेशित वस्तु है, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास रखने पर उसके सिरे पर इसके अपोजिट चार्ज चला जाएगा। इस मेथड को प्रेरण मेथड कहते हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक। लास्ट मेथड है घर्षण। कौन सा? घर्षण। घर्षण को भी सिंपली समझ सकते हैं। अगर आप एक किसी सुंदर कन्या को रगड़ के जाएंगे, मीन्स उसको रगड़ के जाएंगे, तो आपके अंदर भी कोई हलचल होगी, उस हलचल का ही नाम क्या है? आवेश। क्या नाम है? आवेश। तो वही मेथड है घर्षण विधि। कौन सी विधि? घर्षण विधि। तो उम्मीद करते हैं घर्षण विधि भी समझ में आया होगा। घर्षण विधि में क्या होता है? दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, और ये बात अभी जो पीछे बता रहे थे ना, एबोनाइट की छड़ को खाल से रगड़ने पर और कांच की छड़ को रुमाल से रगड़ने पर, यही मेथड कौन सा है? घर्षण विधि। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो ये तो हो गई आवेशन की विधियां। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार भी हो गए, अब आवेश की कुछ प्रॉपर्टी है, इनको समझ लेते हैं, है ना। तो आवेश के गुण समझो। वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा? ठीक ठाक चल रहा। चलो, तो नेक्स्ट चीज अपने को क्या पढ़नी है? आवेश के गुण। आवेश के गुण में पहला पॉइंट आप पढ़ते हैं ये। अब सभी जानते हैं चार्ज के दो टाइप हो गए हैं, धनावेश और ऋणावेश, है ना। तो क्या कहते हैं? पहला पॉइंट है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हम दो चार्ज पास पास रख देंगे तो अपने को उनके बीच एक बल लगेगा, और बल का परिमाण क्या है, दिशा क्या, वो सब बाद की बातें हैं जिसको हम कूलाम के नियम से पढ़ेंगे। पर अभी सिर्फ क्वेश्चन ये है कि बल कैसे लग रहा है ना। कहने का मतलब इसके नेचर कैसे है, बिहेव कैसे कर रहा है। तो सिंपली क्या करते हैं कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। जैसे ये कोई छत है और छत से हमने यहाँ पे चार्ज लटका रखे हैं। चलो, तो एक बार हमने ले लिया, दोनों एक कांच की छड़ है। ये डायग्राम एक है ना, क्योंकि दो चार्ज कम से कम लेने हैं, तो ये दोनों कांच की छड़ है। कांच की छड़ को डिनोट कैसे करें? पूरा लिखना होगा क्या यार? पूरा ना लिखते यार। ये रस्सी है, ये छत है, ये सब छोड़िए, कांच की छड़ है। तो कांच की छड़ है, तो बोलो इस पे चार्ज कैसा होगा? प्लस। अभी भी बता चुके हैं हम, कांच की छड़ पर कैसा चार्ज? प्लस। समझ में आ गया? ये दोनों ही कांच की छड़ है।
एक्सपेरिमेंट नंबर 2 नोट करते हैं और इसमें हम दोनों छड़ें ले लेते हैं एबोनाइट की। काहे की छड़? एबोनाइट। अगर ये एबोनाइट की छड़ है तो आपको याद होगा इस पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव, क्योंकि ये बिल्ली की खाल से रगड़ के लटकाई गई है। क्लियर हो गया नहीं? ठीक, यानी इस पे कैसा चार्ज आता है? प्लस। जब कांच की छड़ को किससे रगड़ते थे? रुमाल से। एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते थे तब इस पे कैसे चार्ज आते थे? निगेटिव। एक सी डायग्राम नोट करते हैं। नोट करने के बाद रिजल्ट नोट करेंगे। अब क्या करें सोचो, एक छड़ ले लें कांच की, और दूसरी ले लें एबोनाइट की। ठीक, ये कांच की छड़ है और ये एबोनाइट की छड़ है ना? चार्ज याद होंगे। कांच की छड़ पर कैसा चार्ज आता है? प्लस का। और एबोनाइट की छड़ पर कैसा चार्ज आता है? माइनस का। अब रिजल्ट नोट करते हैं, ठीक है ना? जब दो कांच की छड़ों को देखो, ये प्रयोग है, समझ में आ गया ना? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज को हम लटका दें ऐसे तो देखने को क्या मिलेगा? बस वही चीज तो पता नहीं। तो जब दो कांच की छड़ों को ऐसे छत से बांध करके लटकाया जाता है तो रिजल्ट में देखने को ये मिलता है कि ये वाली छड़ इसके प्रभाव से, मीन्स इस वाली छड़ के प्रभाव से इधर मूव कर जाती है, मीन्स कुछ ऐसे, और ये वाली छड़ भी इधर ऐसे मूव कर जाती है। कहने का मतलब है ये दोनों दूर हट जाती हैं, और जब ये दूर हट जाती हैं तो दूर हटने को ही क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ठीक यही काम यहां भी होता है। ये वाली छड़ इस वाली छड़ की प्रभाव से इधर मूव कर जाती है और ये वाली भी इधर मूव कर जाती है। तो अगेन बोलो यहां क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। और जब अपोज इन छड़ों को लटकाया जाता है, एक कांच की छड़ दूसरी एबोनाइट की छड़, तो ये वाली छड़ इसकी तरफ ऐसे बढ़ती है, ये वाली छड़ भी इसकी तरफ ऐसे बढ़ती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आकर्षण। क्या बोलते हैं? आकर्षण। दिख पा रहा है सभी को? गुड, है ना? यानी दो अपोजिट जब छड़ ली जाती है, एक कांच की दूसरी एबोनाइट की, तब देखा जाता है कि ये दोनों छड़ें आपस में एक दूसरे को खींच जाती हैं, एक दूसरे को खींच जाती है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आकर्षण। और जब सेम चार्ज लिए जाते हैं, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, तो दोनों ही कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? प्रतिकर्षण। क्लियर हो गया ना? यानी हम कह सकते हैं अब आराम से कि दो चार्ज एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी। आकर्षित कब करेंगे? जब ये दोनों अपोजिट होंगे, और प्रतिकर्षित तब करेंगे जब ये दोनों सेम होंगे। मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और या तो दोनों नेगेटिव होंगे, तब ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर हो गया नहीं? आप इन डायग्रामों को बना करके भी समझ सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। तो ये पहला पॉइंट था आवेश के गुण का, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। कब आकर्षित करेंगे, कब प्रतिकर्षित करेंगे, क्लियर हो गया होगा। और इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण में मैग्नीट्यूड कितना लगेगा वो हम सब बाद में बातें करेंगे। तो वो था पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण नियम ये कहता है आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसका केवल स्थानांतरण ही संभव है। क्लियर हो गया ना? इसका एक्चुअल मतलब ये होता है, जैसा कि आप पता है पहले ही हमने बताया था, कि अगर हम एक रुमाल ले लें, क्या ले लें? रुमाल लें और इससे कांच की छड़ को रगड़ें। किसको रगड़े? कांच की छड़ को। तो रिजल्ट में मिलता है कि कांच की छड़ से कुछ पार्टिकल इसमें आ जाते हैं, है ना? कुछ कण ट्रांसफर हो जाते हैं और इन्हीं कणों का एक्चुअल नाम आवेश है। ठीक है नहीं? इसे याद रखना। इन्हीं कण को जो ट्रांसफर हो इनका नाम क्या है? आवेश। तो सपोज करते हैं कि इस पार्टिकल से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मीन्स 5 कण चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर धनावेश कितना आ जाएगा? 5 कूलम। कितना आ जाएगा? 5 कूलम।
और जिस पर 5 गए हैं उस पर आ जाएगा निगेटिव का 5 कूलम। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो अगर हम ये कहें शुरुआत में ये दोनों न्यूट्रल थे, जब इनको रगड़ा नहीं गया था तब ये न्यूट्रल थे, दोनों के चार्ज 0 थे। अगर हम अभी भी इन पर कुल चार्ज पूछे तो आप कहेंगे 0 कूलम है। अरे न्यूट्रल कंडीशन में, अरे जितने इस पे प्लस है जितने उस पे माइनस है, तो +5 -5 आंसर कितना आता है 0, क्योंकि जो चार्ज है वो एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को बीजगणित की सहायता से तो सॉल्व करते हैं ना। तो ये -5 ये +5, कुल आंसर कितना 0, जबकि शुरुआत में रगड़ने से पहले भी इन पर चार्ज 0 ही था। क्लियर हो गया नहीं? तो इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता का मतलब ये होता है कि वैद्युत आवेशों को जोड़ेंगे कैसे। तो अब पॉइंट नंबर है 3, है ना। तो वैद्युत आवेशों का योग, वैद्युत आवेशों का योग सपोज करते हैं किसी प्लेन में, सपोज करें कोई प्लेन है, इसमें बहुत सारे चार्ज प्लस Q1 है, -Q2 है, +Q3 है, -Q4 है, -Q5 है, +Q6 है, ऐसे ढेर सारे चार्ज इन्फिनिटी में भरे पड़े हुए हैं। तब इनका सम कैसे लिखा जाएगा? तो सम लिखने का सिंपली रूल है, आपने सभी ने बोर्ड मास रूल जरूर पढ़ा होगा। पहले एडिशन करते हैं, देन सब्ट्रैक्शन करते हैं। मींस अगर हम इसका नेट चार्ज पूछें, मींस Q नेट इसमें कितना है, तो प्लस वालों को लिख दो और माइनस वालों को लिख दो। तो ये +Q1 +Q3 +Q6, यानी हम लिखेंगे Q1 +Q3 +Q6 और बाकी के चार सब निगेटिव है ना। तो -Q2 -Q4 -Q5, और ये ध्यान से सब प्लस में ही लिखे हैं, है ना। प्लस माइनस माइनस होता है गुणा करके। तो आगे हम लिख सकते हैं आराम से डॉट डॉट Qn तक, है ना। इसको बोलते हैं वैद्युत आवेशों का योग, जो सिंपली बीजगणित की सहायता से किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ये तीसरा गुण था इसका। चौथी प्रॉपर्टी है आवेश पर वेग का प्रभाव। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, वेग का प्रभाव, यानी आवेश पर वेग का क्या प्रभाव होता है। यानी अगर पार्टिकल रुका है तो मान लेते हैं उस पर चार्ज 2 कूलम है, तो अगर पार्टिकल चल दे तो क्या आवेश का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? तो नहीं। ये बात याद रखना न्यूमेरिकल के लिए, है ना। अगर कोई पार्टिकल स्थिर है, उस पर 5 कूलम चार्ज है, अगर वो मूव करेगा तो क्या चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क आएगा? तो हमेशा याद रखना बिल्कुल नहीं आएगा। मीन जो आवेश है वो वेग पर डिपेंड नहीं करता, फिर चाहे पार्टिकल रुका हो चाहे चल रहा हो, है ना। दोनों ही कंडीशन में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक जैसे इलेक्ट्रॉन रुका है तब भी उस पर माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रहता है, और अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दौड़ रहा है, देन भी उस पर माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ही रहता है। मीन्स उसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब आवेश वेग पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आवेश का क्वांटाइजेशन, मीन्स आवेश का क्वांटीकरण, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5, है ना। तो आवेश का क्वांटाइजेशन एक्चुअल में क्या है? तो सिंपली ये कहा जाता है कि प्रकृति में आवेश के मामले में सबसे छोटा जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटा आवेश कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन ही किसी बॉडी, चाहे वो जितनी छोटा चालक हो चाहे जितना छोटा कुचालक हो, उन सब पर कम से कम एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन चार्ज जरूर विद्यमान रहता है। मीन्स किसी भी बॉडी पर जो चालक इलेक्ट्रॉन चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम होगा, हालांकि उसी के पूर्ण गुणज में होगा, वो बात अलग की है ना। तो मूल आवेश एक्चुअल में क्या होता है कि प्रकृति ने हमें एक छोटा सा आवेश दे रखा है, और वो ये कहते हैं कि ये इतना छोटा है कि इसे और छोटा नहीं कर सकते हैं। मीन्स जैसे किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड हो सकता है वो ये हो सकता है, समझ में आ गया ना। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो या तो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो डॉटेड n इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया ना। यानी कि किसी भी चालक पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, वो भी पूर्ण गुणज के रूप में, समझ में आ गया ना। इसका मतलब साफ है कि जहां जो n है वो 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, समझ में आ गया ना। यानी n एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। क्लियर हो गया ना। मींस ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। सपोज अब अगर मैं यहाँ पे चार्ज की बात करें किसी भी बॉडी पर, तो कितना आ जाएगा? Q बराबर Ne। आप यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की बात हो रही है। तो Q बराबर +-Ne, समझ में आ गया ना। और आवेश का मात्रक हम अच्छे से जानते हैं, कूलाम होता है यार। क्या होता है? कूलाम। ये हालांकि एसआई पद्धति में मात्रक, कभी आगे बता देंगे। Q बराबर कितना होता है? Ne।
अब क्या कहते हैं कि क्वांटाइजेशन क्या है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि इस चीज को इतना छोटा माना जा चुका है कि इसे और छोटा नहीं कर सकते। मींस अगर हम कहें किसी बॉडी पर ये इलेक्ट्रॉन है, 0.7 इलेक्ट्रॉन है, 2.5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही करके अगर इलेक्ट्रॉनों के नंबर हैं तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं ये इतना छोटा है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ गया ना, तो हम ये काम नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन या आवेश की परमाणुकता, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। आप इसे एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज बोल दो, चाहे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलो, बात एक ही है, ठीक है। पर कुछ वैज्ञानिक कौन की खोज अलग हुई है, उन्होंने भी कुछ बताया, वो भी सुन लो। लिखा है इसमें, एक वैज्ञानिक थे गैलमान। कौन से वैज्ञानिक? गैलमान। और गैलमान ने 1964, गैलमान ने किस सन में? 1964 में। वैज्ञानिक का नाम है गैलमान। गैलमान ने 1964 में हालांकि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स की खोज कर दी और उनका नाम क्या रखा? क्वार्क। क्या नाम रखा? क्वार्क, है ना। और इन क्वार्कों की खास बात यह है कि इस पर जो इस पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से भी कम है। और कितना लिखा है एक बार आपको बता दें, ये लिखा हुआ है E/3 2E/3, है ना। ये चार्ज उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन से भी, इलेक्ट्रॉन का एक थर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन का थर्ड है। क्लियर हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे मैग्नीट्यूड है और इन चार्जों का एक्चुअल नाम क्या रखा? क्वार्क, ठीक है। हालांकि नई वाली किताबों में तो ये स्टेटमेंट ये है कि इन्हीं से इलेक्ट्रॉन बने होते हैं, क्योंकि वो इनका छोटा पार्टिकल, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना होता है? क्वार्क से। और इनका कुछ नाम भी है, तो इस वाले को बोलते हैं डाउन क्वार्क। क्या बोलते हैं? डाउन क्वार्क। और इस वाले को बोलते हैं अप क्वार्क, ठीक है। तो ये जनरल सी चीज है, सिंपली बस दिमाग को बसा लो, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग विद्युत आवेश की यूनिट का। लास्ट हेडिंग है ये, विद्युत आवेश की यूनिट का। इसे खत्म करेंगे तो हम पूरी तरह से आवेश खत्म कर लेंगे आज। फिर कल की क्लासों में हम लोग कूलाम्स नियम पढ़ेंगे, है ना। तो अब लास्ट टॉपिक है अपना आवेश की यूनिट, है ना। तो यूनिट से भी एक आधे सवाल पेपर में बनते हैं, 1 या 2 नंबर के, है ना। तो पहला है, तो एसआई यूनिट आप सभी इसकी जानते हैं, कूलाम होती है। कुछ सीजीएस पद्धति में भी जान लो, कुछ और भी मैटर दे रखे वो भी समझ लो। कह रहा है एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एसआई सिस्टम में एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और हम इसे किस अक्षर से लिखेंगे वो भी आपको बता दें ताकि दिक्कत ना हो। हम इसे सी से डिनोट करेंगे। कहां से डिनोट करेंगे? सी से, ठीक है ना। अगर हम इसके एमकेएस पद्धति में बात करते हैं तो एमकेएस पद्धति में आप कूलाम से मात्रक निकाल सकते हैं, है ना। जैसे आपने सभी ने धारा का फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, I बराबर Q/T, धारा बराबर आवेश बटा समय, है ना। तो अगर हम एमकेएस पद्धति की बात करें तो एमकेएस पद्धति में हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, धारा बराबर आवेश बटा समय। तो सॉरी ऐसे निकाल लेते हैं, हमें क्यू को ही तो निकालना है। तो यहां से बोलो क्या लिखेंगे? क्यू का मात्रक कूलाम होता है ना। तो आवेश को लिखेंगे, आवेश का मात्रक बोलो क्या आएगा? आई धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक सेकेंड। तो मीन्स आंसर आ जाएगा एम्पियर सेकेंड। क्या आ जाएगा? एम्पियर सेकेंड। उम्मीद करते हैं ये भी आया होगा आपको, ठीक है ना। तो एमकेएस पद्धति हो गया। अगला है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है? वो है ईएसयू। क्या है? ईएसयू, है ना। तो नाम एक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ईएसयू। क्या बोलते हैं? ईएसयू। ई फॉर इलेक्ट्रो, एस फॉर स्टैटिक, यू फॉर यूनिट, ठीक है। इसका संबंध लिख लेते हैं। तो 1 ईएसयू इक्विवेलेंट होता है 1 कूलाम इक्विवेलेंट होता है। इसे याद भी रखना है, सब पेपर में अब आने लगा है। 1 कूलाम इक्विवेलेंट होता है 3 × 10⁹ ईएसयू के, है ना।
तो ये डायमेंशन का चेंज आप अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि ये वाले दो तो आपको पहले से ही याद थे, इसे याद करना एक्स्ट्रा आपको। 1 कूलम इक्विवेलेंट 3 × 10⁹ ESU। ESU मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना। एक और भी दे रखा है, उसको भी देख लो, EMU, है ना। तो इसे ऊपर इरेज करते हैं। अब EMU का रिलेशन क्या वो भी देख लेते हैं, है ना। तो एक चुंबकीय मात्रक है, आवेश का कौन सा मात्रक? चुंबकीय मात्रक। आवेश का जो चुंबकीय मात्रक है उसका नाम है EMU। क्या नाम है? EMU, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये किसके तुल्य होता है? तो 1 EMU इक्विवेलेंट 3 × 10⁻10 3 × 10⁻10 ESU। 3 × 10⁻10 ESU। और अगर आप इससे तुलना कर देंगे तो साफ साफ लिखा है 10 कूलम। ठीक, ये तीनों रिलेशन आप अच्छे से याद रखिएगा, EMU, ESU और कूलम। 1 EMU इक्विवेलेंट होता है 3 × 10⁻10 ESU। ESU का पूरा नाम नीचे लिखा हुआ है। और इक्विवेलेंट 10 कूलम। देखो, ये अगर 10⁹9 होता तो फिर ये 1 कूलम होता। चूंकि 10⁻10 है इसलिए वो 10 कूलम हो गया है, ठीक है ना। अब एक चीज और, वो ये है कि आप शायद पता भी होगा, आवेश का सबसे जो बड़ा मात्रक है कूलम नहीं है। ठीक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्या होता है? फैराडे। और एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं? 96,500 कूलम। इस वैल्यू को कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। पेपर में अब आती, क्या पता आपको ही देखने को मिल जाए। तो आवेश का सबसे बड़ा यूनिट कौन? फैराडे। और एक फैराडे इक्विवेलेंट होता है 96,500 कूलम के। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक, कुछ बेसिक चेंज है, उन्हें देख लो आप। लिखा है 1 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो का मतलब आप सभी जानते हैं 10⁻⁻6 होता है, आप इसे ऐसे लिखेंगे। और भी दे रखा है नैनो कूलम, NC करके। नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें ऐसे याद रखो। एक पिको भी होता है, पिको में 10⁻12 होता है ना। तो उसे भी लिख ही देते हैं। 1 PC मीन्स 1 × 10⁻12 कूलम। ठीक, ये तो कहानी हो गई आवेश की। क्लियर हो गया ये? अब विमा निकालना बच गया, तो विमा भी देख ही लो यार। विमा में काहे पीछे रहोगे? तो विमा में हमेशा MKS से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? MKS से। और याद करो, MKS पद्धति में अभी भी मात्रक हमने पीछे निकाला, जो यहाँ से मिटा दिया है, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर की विमा होती है A और सेकेंड की होती है AT। तो कूलम की जो विमा आएगी वो बोलो क्या आएगी? AT। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसी के साथ पूरा का पूरा पोस्टमार्टम किस चीज का हो गया है? वैद्युत आवेश का। यानी वैद्युत आवेश में इस चीज के अलावा, यानी जितने टॉपिक पढ़ाए हैं, जितने टॉपिक आज पढ़ाए हैं, उसमें वैद्युत आवेश के अतिरिक्त कोई भी सवाल देखने को नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आवेश से क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हालांकि एक एक टॉपिक का न्यूमेरिकल करा देंगे, क्योंकि अपने पिछला पेपर देखा था, न्यूमेरिकल भर भर के आया था, है ना। इसलिए न्यूमेरिकल लगाने में कोई कंजूसी नहीं होगी। और आप भी लगाते रहना। अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी करते रहिए यार। देखो, मैं अपना 100% दे रहा हूं, तो कम से कम आप मेरी मेहनत का 50% देकर देखो, रिजल्ट आपके बहुत बेहतरीन आएंगे, ठीक है। केवल रिजल्ट ही नहीं, आप रिजल्ट के बाद भी अपने आप को बेहतर फील कर पाएंगे जब आप कंपटीशन की क्लास में बैठेंगे अन्य दोस्तों के साथ, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।